हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 जिसका नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसके स्टडी नोट्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 और आखिरी पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 आ चुका है, आप सबसे पहले जाकर के उसे देखिए। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल, इस पूरे चैप्टर 3 का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो 2018 बोर्ड में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और इसमें जो क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत मतलब कि पूरे क्वेश्चन में ये पूरा टॉपिक कवर कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स in the middle of the activity series from their carbonate ores। आप सारे स्टेप्स बताइए इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, जो हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो कि हमारे मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ के बीच के जो एलिमेंट होते हैं। हमने इससे पहले देखा है कि 3 टाइप होते हैं एलिमेंट। एक तो वेरी रिएक्टिव जो टॉप के होते हैं, फिर मिडिल वाले होते हैं, देन सबसे नीचे होते हैं लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो उसको जो उसमें कार्बोनेट ओर्स में पाए जाते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होते हैं। देन आपका बी पार्ट है, हाउ इज़ कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है उसके सल्फाइड ओर से। देन इसी में आपको बताना है कि आप वेरियस स्टेप्स बताइए केमिकल इक्वेशन लिख करके। इसे भी, इन जितने भी क्वेश्चन हम सबको देखेंगे। देन ड्रॉ अ लेवल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। आप एक डायग्राम दिखाएं, किस चीज़ का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देन आइए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टॉपिक को, और फिर आप देखिएगा कि क्या ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल, इसके स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो सबसे पहला ही पॉइंट है मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स हमारे जो भी वो हर चीज़ें जो हमें नेचुरली हमें नेचर से मिलती हैं, हमारे अर्थ के अंदर से जो हमें मिलती हैं, जो मेटल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मिनरल्स होती हैं। फिर आता है ओर्स। अब कुछ मिनरल्स में क्या होता है कि किसी मेटल्स की क्वांटिटी मतलब हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि एक हेमेटाइट एक ओर होता है स्टूडेंट्स। हेमेटाइट एक ओर होता है जिसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा लगभग आपका 80 to 90% हो सकता है। हेमेटाइट एक ऐसा ओर है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से और हेमेटाइट ओर है। तो कहने का मतलब ये है कि वो मिनरल जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। और वो जो मेटल हम जो निकालते हैं वो हम अपने फ़ायदे के लिए निकालते हैं, जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल को इजी बना दें। जैसे आयरन हो गया, आयरन से काफ़ी काम होता है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, यानी कि हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो ये उसकी डेफिनेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़। हमने इससे पहले के वीडियोज़ में देख रखे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो उन्हीं में 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो टॉप में होते हैं, बिल्कुल जो टॉप पे होता है, तो वो होते हैं वेरी रिएक्टिव, जो टॉप पे होते हैं। फिर आपके मिडिल में आते हैं। ये मिडिल में जो होते हैं, ये वेरी रिएक्टिव वाले जो टॉप पे होते हैं। मिडिल वाले क्या होते हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मीन्स मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। फिर जो सबसे नीचे होते हैं वो होते हैं जो लो वाले होते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। तो इसी के बेसिस पे हम देखेंगे ये जो अलग अलग रिएक्टिव होते हैं, सारे एलिमेंट जिनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालने का भी तरीका अलग अलग होता है। अब 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है कि ज़रा सा कुछ बोलो तुरंत लड़ना शुरू हो जाते हैं।
तो उनको थोड़ा संभाल के देखना होता है कि भाई इधर कहीं भड़क ना जाए, इधर उधर कहीं लड़ने ना चला जाए। एक मॉडरेटरी वाले होते हैं, मॉडरेटली मीन्स कहने का मतलब वो भी गुस्सा करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद, तुरंत नहीं। एक होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल नहीं करते, मतलब कुछ भी बोल दो अपना सुन के अपना बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो इसी टाइप के एलिमेंट्स में भी होते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको निकालने के तरीके भी अलग होते हैं। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, कि उनके ओर्स से मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स 3 स्टेप होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। पहला स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इसमें क्या होता है कि ओर्स को इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, फिर उसे साफ़ सफाई की जाती है, इसमें यही होता है। फिर होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसमें से मेटल को निकाला जाता है। फिर जो लास्ट होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि अगर मान लीजिए मेटल को हमने निकाल तो दिया लेकिन फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो बाद में रिफाइन कर दिया जाता है, जिससे बची कुछ इम्प्योरिटीज़ भी साइड हो जाती है। इन सब स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे स्टेप्स को। तो पहला स्टेप है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इसमें क्या होता है, ओर्स को हम एक जमा करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, और फिर हम उसके ब्रेक भी करते हैं या फिर फिर एक जगह इकट्ठा करके उसमें जो भी धूल वूल लगे होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होता है, उसको क्लीन करते हैं। पहले अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्लीन करने के, बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ओर्स आर एजुअली कॉन्टामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। जो ओर्स होते हैं, जब अर्थ क्रस्ट उसको निकालते हैं तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज के साथ आता है वो, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, मिट्टी हो गई, रेत हो गई। तो इस सब इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग, GANGUE, गैंग। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए गैंग। और इनको रिमूव करने के वेरियस टेक्निक्स होते हैं। ओके, उन टेक्निक्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना हमारे 10th क्लास में, वो आगे क्लास में है। फिर आता है आपका सेकंड स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को पढ़ने के लिए, जो कि ये जो सेकंड स्टेप है, इसी में सब ज़्यादातर काम होता है और यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को समझने के लिए हमें आपको 3 वर्ड क्लियर होने चाहिए। एक सबसे पहला वर्ड होता है रोस्टिंग, फिर होता है कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन के बारे में आप जानते होंगे, ये हमने चैप्टर 1 में देखा है एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं रोस्टिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट, होता क्या है, देखिए, जब भी हमें कोई ओर मिलता है, तो ये जो ओर होते हैं, तो इनको सबसे पहले हीट करके मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में। तो कुछ और जो ऐसे होते हैं जो सल्फर के साथ पाए जाते हैं, कुछ और क्या होते हैं जो कि सल्फाइड, जिसको हम सल्फाइड कहते हैं। ओके, सल्फर के साथ पाए जाते हैं, सल्फाइड जिसको हम कहते हैं, ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। और कुछ और ऐसे होते हैं जो कार्बोनेट के साथ पाए जाते हैं। किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है CO3, कार्बोनेट। ओके, तो जो और सल्फाइड के साथ पाए जाते हैं, उनको जब हीट किया जाता है तो उसे, जब उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। ओके, और भी बातें हैं, अब इसे देख लेंगे। फिर कुछ और होते हैं जिनको, जब उसको कार्बोनेट के साथ पाए जाने वाले और को जब उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं हीट करके, तो उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। ओके, देन इसके बाद रिडक्शन आता ही है। रिडक्शन आप जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को बाहर निकालना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब मेटल ऑक्साइड बनाया तो भाई ऑक्सीजन तो है इसमें, तो इसको ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे तभी तो सिर्फ मेटल बचेगा। तो यही बात है, तो इसके लिए हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन हमें पहले रोस्टिंग कर दी, फिर हमें रिडक्शन ज़रूरी है, चाहे आप रोस्टिंग पहले करिए तो हमें रिडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में तो चेंज हो ही रहा है, तो उसको हटाना तो है ही हमें, तो रिडक्शन करना ही पड़ेगा। देन आप कैल्सिनेशन करिए तो भी उसके बाद हमें रिडक्शन करना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रोस्टिंग के। तो लेकिन उससे पहले हम छोटा सा एक देख लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे बोले डिफाइन रोस्टिंग, फिर आपसे बोल सकता है डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। याद रखिएगा, हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ज़्यादा एयर में जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, सल्फाइड ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली, इस प्रोसेस को ही रोस्टिंग बोलते हैं।
अगर डिफरेंस आ गया तो आपको एक्सेस एयर वाला पॉइंट याद रखना है। ओके, देन आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट ओर्स को जब हम ऑक्साइड में बदलते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली, यहाँ भी हीटिंग स्ट्रांगली दोनों तरफ है, इन लिमिटेड एयर, एयर कम होनी चाहिए, इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए रोस्टिंग में आप मेटल ऑक्साइड सल्फाइड ओर को हीट कर रहे हैं, आप एक खुले पार्क में कर रहे हैं, ग्राउंड में जहाँ पर एयर खूब है, और कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, आप एक बंद कमरे में आप इसको हीट दे रहे हैं, तो यहाँ एयर लिमिटेड है, तो इस तरीके से होता है। देन आता है रिडक्शन। जो मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं मेटल में, किसमें, मेटल में, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन को खींचते हैं किसी कंपाउंड से, निकाल देते हैं बाहर, लाइक कार्बन। कार्बन एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसी तरह एग्जाम्पल की फॉर्म में भी है, इन एग्जाम्पल्स को हम आगे भी देखेंगे। ओके, तो आइए हम उसी समय इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अभी हमने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको निकालने की टेक्निक्स भी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक टेबल समझना ज़रूरी है, इससे फिर उसके बाद में इसे देखेंगे, जो आपको फिर बहुत क्लियर, थोड़ा इजी लगेगा। एनसीईआरटी के बुक में हमारा एक टेबल बना हुआ है, आइए पहले उसे देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका, पहले तो ये देख लेते हैं, ये आपके देखिए, ये जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी में जो टॉप पे हैं, ओके, इनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से निकालते हैं। देन आपके मिडिल वाले जो हैं, इनको रिडक्शन के थ्रू बाय यूजिंग कार्बन। एंड जो लास्ट में ये 2 हैं, सिल्वर और ये आपका गोल्ड, ये फाउंड इन नेटिव स्टेट। कहने का मतलब ये ऐसे ही पाए जाते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा कुछ करने की, इनके ये ईजिली निकल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टेप है, ओर होता है। तो देखिए 3 तरीके के होते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मॉडरेट वाले, एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लो रिएक्टिविटी को देखेंगे। जो लो रिएक्टिविटी होते हैं वो सल्फाइड ओर के साथ पाए जाते हैं। तो सल्फाइड ओर है तो कौन सा मेथड यूज होगा, रोस्टिंग यूज होगा। अब रोस्टिंग कर दी, बाद में वो रिडक्शन करके क्या हुआ, मेटल में निकल गए वो, फिर मेटल को बाद में हमने रिफाइन किया। इस सब स्टेप्स को हम बारी बारी से देखेंगे। फिर आते हैं मेटल्स और मीडियम रिएक्टिविटी। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो 2 तरीके से फाउंड होते हैं, एक तो कार्बोनेट ओर के साथ फाउंड होते हैं और दूसरे होते हैं सल्फाइड ओर के साथ। तो जो कार्बोनेट ओर होते हैं वो किस मेथड से निकलते हैं, कैल्सिनेशन से, पीछे हमने डेफिनेशन देखा ही है। और जो सल्फाइड ओर होते हैं वो किस मेथड से होते हैं, रोस्टिंग करके होते हैं। फिर ये क्या हो गए, बाद में जब कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो गई तो किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गए। अब ऑक्साइड ऑफ मेटल में चेंज होने के बाद क्या करते हैं, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन को हटाना है ना हमें, तो रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे। बाद में रिडक्शन होगा तो फिर से रिफाइनिंग होगी। 3rd स्टेप देखिए, यहाँ भी रिफाइनिंग, यहाँ भी रिफाइनिंग। फिर जो हाई रिएक्टिविटी होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से निकाला जाता है। देखेंगे क्यों ऐसा होता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो जो पहला है हमारा वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो जो मेटल लो होते हैं वो मोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं, वो एक हीट करके ही ईजिली हीट करके निकल जाते हैं, उनको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती उसमें। हीट कर दिया, अलग हो गया ऑटोमेटिक। तो जैसे द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, केवल हीट करके। जैसे एग्जांपल है सिनेबर। सिनेबर एक हमारा ओर होता है किसका, मर्क्यूरी मेटल का। सिनेबर को अगर किया सिनेबर से हमें क्या निकलता है, मर्क्यूरी एलिमेंट निकलता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ एन ओर ऑफ मर्क्यूरी मेटल। मर्क्यूरी किसका, मर्क्यूरी का ओर कौन है, तो सिनेबर। जैसे हमने पीछे देखा कि भाई आयरन का हेमेटाइट है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, इसी तरह मर्क्यूरी का सिनेबर है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट नाम होता है। इसी तरह आयरन का होता है हेमेटाइट। इसी तरह और भी ओर होते हैं
तो इसी तरह मर्क्यूरी का सिनेबर होता है। ओके, जब इसको हीट किया जाता है एयर में तो क्या होता है, देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले HgS यानी सल्फाइड और में है, हीट किया, नॉर्मल हीटिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है हीट करके, तो ये मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया। फिर ये इसके साथ क्या हो, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया। अब कोई चीज़ ऑक्साइड में है तो उसको रिड्यूस करना तो ज़रूरी है, तो ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे तो फर्दर फिर से हीटिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, फिर बाद में हीटिंग और फिर से करेंगे तो देखिए जो आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है हीट किया तो क्या, मर्क्यूरी अलग और ऑक्सीजन अलग। क्योंकि हमें पता है मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए मर्क्यूरी लिक्विड लिखा गया Hg, और ऑक्सीजन गैस बाहर हो गया। तो ये हमारा मर्क्यूरी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो अभी हमने देखा। देन आपका आता है सिमिलरली कॉपर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। कॉपर को भी ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है। देखिए कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में होता है, देन इसको भी हीट किया हमने तो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। देन और हीट करते रहें तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉपर सल्फाइड लगातार हीट कर रहे हैं, सल्फाइड के साथ ही है वो, हीट करते करते कॉपर अलग सल्फर डाइऑक्साइड पूरी तरीके से बाहर निकल गया। आपके 2018 के एग्ज़ाम में यही पूछा गया था, यही वाला रिएक्शन पूछा गया था। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ अगर मेरे पास अभी क्वेश्चन, हाँ जैसे यही आपसे पूछा गया था कि हाउ इज़ कॉपर और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सल्फाइड और, ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन है कि हाउ इज़ कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सल्फाइड और एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स सपोर्टेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो आपको इसका आंसर यही लिखना था, ये दो इक्वेशन। अगर आप ये दो इक्वेशन भी लिख के आ जाएंगे तो आपका आंसर परफेक्ट सही होगा। और यही इन्होंने पूछा भी था कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप सपोर्टेड बाय केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को लिख करके आप स्टेप्स को बताएं। तो पहला स्टेप क्या है, ये रोस्टिंग ही हो रहा है। स्टेप्स कौन सा होता है, रोस्टिंग देन रिडक्शन। तो आपको ये दोनों क्या लिखना है, इक्वेशन लिख के आ जाना है, तो ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। पीछे हमने देखा कि जो लो होते हैं या तो नेटिव स्टेट में होते हैं, वो ओपन होते हैं, मतलब कि उनको निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं करते। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड, कि गोल्ड का ओर निकला और उसको साफ़ कर दिया, आपका गोल्ड मिल गया आपको। इसी तरह कुछ जो थोड़े से ज़्यादा मतलब कि लो रिएक्टिव ही हैं तो क्या होंगे, सल्फाइड ओर के साथ पाए जाएंगे, तो उनको बाय रोस्टिंग मेथड से निकाल दिए। बट जो मिडिल इन ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो ऐसे होते हैं ना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कम रिएक्टिव होते हैं, बीच में होते हैं, उनको कैसे निकाला जाए। तो उनको निकालने के लिए भी दो तरीके होते हैं, रोस्टिंग करके या कैल्सिनेशन करके, कि भाई जो सल्फाइड के साथ पाए जाएंगे जो, और या तो जो कार्बोनेट के साथ अगर पाए जाते हैं तो उनको अपने अपने टेक्निक है। तो अगर एलिमेंट जैसे जिंक है, जिंक मिडिल ऑफ द रिएक्टिव सीरीज में आता है, तो जिंक क्या है, अगर सल्फाइड के साथ है तो आप उसे वही रोस्टिंग वाला मेथड अप्लाई करिए, हीट करिए एक्सेस एयर में, ज़्यादा हवा में आप हीट करिए उसे, तो जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड फिर सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, या आपने जिंक ऑक्साइड में तो चेंज कर दिया, उसके बाद आपको रिडक्शन मेथड लगाना है कि जिंक ऑक्साइड को फिर कार्बन के साथ रिएक्ट करके, कार्बन गैस पास करके या करके, तो आपका जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा। यदि अगर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में होता है तो कैल्सिनेशन मेथड, जिंक, तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड एयर में आपको हीट देनी होती है। ओके, तो फिर से जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद फिर से रिडक्शन, क्योंकि ऑक्साइड है तो उसको हमें हटाना तो है ऑक्सीजन को, तो फिर कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक आपका अलग हो जाएगा। तो इसी पे जो आपका क्वेश्चन आएगा, फिर से मैं एक बार 2018 का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँगा जो क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए क्या है कि राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल ऑफ द इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। देखिए मिडिल में है फ्रॉम द कार्बोनेट ओर, जो कि कार्बोनेट ओर से निकाला गया, उसको कैसे निकालेंगे आप, तो सेम कार्बोनेट ओर को बाय यूजिंग कैल्सिनेशन मेथड, बाय अप्लाइंग कैल्सिनेशन मेथड। तो ये आपको यही इक्वेशन लिख देनी है, आपको कैल्सिनेशन मेथड समझा देना है और ये इक्वेशन लिख देनी है, तो आपका आंसर करेक्ट है। फिर बाद में आपको रिडक्शन दिखाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैल्सिनेशन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कैल्सिनेशन, चूँकि ये कार्बोनेट ओर की बात कर रहा है, कैल्सिनेशन। देन सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन, कैल्सिनेशन लिखना है, इसकी आपको इक्वेशन लिखनी है, देन रिडक्शन
फिर इसकी इक्वेशन जो रिडक्शन वाली इक्वेशन वो लिखना है, आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको ये 2 मार्क्स का था, तो 2 इक्वेशन आपको 2 नंबर इसी के थे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है, इसी के अलावा स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई या तो रोस्टिंग कर दो, कैल्सिनेशन कर दो और आपका रिडक्शन कर दो। इसके अलावा एक और टेक्निक है, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि क्या होता है, कभी कभी हम, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ के होते हैं, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आप उस एलिमेंट उसको क्या करिए, उसके साथ रिएक्ट करवा दीजिए, तो ये अपने आप क्या होगा, कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा। ओके, तो ऐसा भी होता है। जैसे मैं बिसाइड यूजिंग कार्बन जैसे रिड्यूस करने के लिए कार्बन का नहीं यूज़ करके आप क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसके साथ रिएक्ट करवा दीजिए कार्बन की जगह, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, वो एलिमेंट बाहर हो जाएगा, खुद उसकी जगह आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो यही होता है। तो देखिए होता क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आप इनको भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ द लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम कंपाउंड। जो कम रिएक्टिव वाले होंगे, जो लोअर रिएक्टिविटी वाले होंगे, उनको वो डिस्प्लेस कर देंगे हायर रिएक्टिविटी वाले। ओके, तो ये आपका एक एग्जांपल है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए मैंगनीज अलग हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और हीट निकल गई, हीट रिलीज हो गई। तो ये आपका इस तरीके से भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके यूज़ कर सकते हैं। बट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, हाईलो एक्सोथर्मिक, और इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपका हीट निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, द अमाउंट जो होता है इसमें हीट का वो बहुत ज़्यादा होता है। और इस जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसका यूज़ हम काफ़ी एज ए मशीन्स को क्रैक्ड पार्ट को जोड़ने में भी यूज़ करते हैं, और उसी चीज़ को हम थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे पॉइंट है 2019 में 2020 जो इस साल का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी आपका थर्मिट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है। जैसे कि देखिए होता क्या है थर्मिट रिएक्शन में, कि द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसको एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो इतनी हीट निकलती है, जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। आयरन ऑक्साइड किस फॉर्म में निकलता है, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो उसी चीज़ को हम यूज़ कर देते हैं। वो जो लोहे का जो अगर बीच का पार्ट होता है, मान लीजिए लोहे के 2 पार्ट हैं, तो इसके बीच में आप लोहे का लिक्विड डाल करके ये जुड़ जाता है, ये ऑटोमेटिक रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में भी काम आता है। ओके, तो ये जो हमने किया ये थर्मिट रिएक्शन है, इसी को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम एल्यूमिनियम पाउडर को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो हमारा थर्मिट रिएक्शन कहलाता है। आप मेटल ऑक्साइड निकालने के लिए, किसी मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकालने के लिए जब आप एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसको उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जैसे थर्मिट रिएक्शन या थर्मिट प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे कोई भी आप ले लीजिए, कोई मेटल है, मेटल ऑक्साइड, जब आप उसके एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम का यूज़ करेंगे निकालने के लिए, तो जो भी वो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, वो क्या होगा, तो फिर इसमें क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। जो भी मेटल निकलेगा वो कैसा फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म में होगा। ओके, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम कि ये जो हमारा आयरन ऑक्साइड है, जब इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो आयरन लिक्विड फॉर्म में अलग हो गया, Fe, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा हीट निकली। ओके, देन आपका आता है जो हमारा अभी हमने देखा लो होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में, फिर मीडियम होते हैं, मिडिल में होते हैं। अब टॉप वालों को क्या होता है, जो टॉप में होता है उनके साथ क्या होता है, तो जो एक्सट्रैक्टिंग मेटल जो टॉप पे एक्टिविटी सीरीज़ के टॉप में होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम उसको निकालते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को छोटा सा इसको समझाया गया है चैप्टर 1 में भी, आप उसे वहाँ पर जाकर के एक बार ज़रूर देख लें। तो जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, देखिए सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कभी भी अकेला तो होता नहीं है, क्लोरीन के साथ पाया जाता है, क्लोरीन के साथ या अलग अलग चीज़ों के साथ पाए जाते हैं।
तो क्या होता है, इसको जब मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में होता है तो उसमें करंट पास कर देते हैं। करंट पास करते हैं तो जो आपका सोडियम होगा वो कैथोड पे आके जमा हो जाता है, और क्लोरीन गैस कहाँ हो जाएगी, एनोड पे। अभी कैथोड और एनोड के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, हमने चैप्टर 1 में। तो होता क्या है कि तो कैथोड में हो जाता है, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसी तरह जैसे सोडियम को निकाला गया, एल्यूमिनियम भी हमारा ऑब्टेन्ड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, इसी प्रोसेस से। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट स्टेप है, हमने फर्स्ट स्टेप में देखा एनरिचमेंट ऑफ ओर, सेकंड स्टेप जो था हमारा एक्सट्रैक्शन, हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना देखा अलग अलग मेथड से। अब कभी कभी क्या होता है, जो मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट होता है वो अभी भी कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी साथ में रह ही जाती है, पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। तो उस इम्प्योरिटीज़ को ही हटाने के लिए जो लास्ट टाइम हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं, रिफाइन करते हैं। और इसको भी हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू। ओके, आइए उसको एक फिगर के थ्रू देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, ये पहले इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी के में कैसा दिया हुआ, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एनसीईआरटी में जो हमारा फिगर है, ये इस फिगर को देखते हैं, फिर इसके साथ साथ इसको समझते हैं। देखिए ये जो हमारा है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन, ये कॉपर के लिए, कॉपर कैसे अलग होता है उस चीज़ के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, देन आपका जैसे इसमें है, ये आपका देखिए एक एनोड होता है जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करता है, और एक कैथोड होता है, और उसको हमने एक बैटरी से सेल से ज्वाइन कर रखा है। एनोड चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है, देखिए पॉजिटिव तरफ से जोड़ रखा है, और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ कैथोड जोड़ रखा है। अब ये स्टूडेंट्स, ये बैटरी क्या है, की क्या है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से इसको समझ लेंगे। ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी अच्छे से डिफाइन है। फिर भी मैं आपको बता दूँ, ये बैटरी का सिंबल होता है और ये की का सिंबल होता है, स्विच का। ओके, तो एनोड होता है, कैथोड होता है। अब बीच में जो हमने ब्लू जो भी एलिमेंट हम मेटल अलग करेंगे, या जिस मेटल को हम रिफाइन कर रहे हैं, उसी का सोल्यूशन यहाँ होता है। क्योंकि कॉपर की बात हो रही है, कॉपर को अलग करें तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बीच में ले रखा है, ब्लू कलर का होता है। देखिए अब उसमें होता क्या है, ये आपका एनोड है, तो ये इम्प्योर, इसके साथ क्या होता है, इम्प्योर कॉपर होता है। क्या होता है, इम्प्योर कॉपर। और बगल में एक पतली सी स्ट्रिप लिख रही है जो कि प्योर कॉपर की है। जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो होता क्या है कि जो कॉपर टूट करके Cu2+, देखिए Cu2+ के चार्ज में, यहाँ पर Cu2+ में इसमें से कुछ कॉपर निकल रहा होता है, और इस सोल्यूशन में जो नीले रंग का सोल्यूशन है इसमें घुल रहा होता है। और जो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन, यहाँ से जो कॉपर है, इसका कॉपर है, वो आपके स्ट्रिप पे जमा हो रही होती है, एक तरह से जमा हो रही होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि देखिए फिर ये कॉपर यहाँ से निकल करके ये सोल्यूशन में घुल जाएगा, फिर सोल्यूशन से इसमें आकर के जमा हो रहा है। तो इस तरीके से होते होते क्या होता है, लास्ट में ये देखिए, ये जो बाद में ये जो इम्प्योरिटीज़ वाला जो कॉपर है वो पतला हो जाएगा, और इसके सारे कॉपर यहाँ जा कर के जमा हो जाएंगे, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, ये कॉपर स्ट्रिप। और जो इसकी इम्प्योरिटीज जो मड होता है वो नीचे आकर के एनोड जो होता है, एनोड के नीचे आकर के जमा हो जाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में यही होता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में स्टूडेंट्स हमारा यही हो रहा होता है। देखिए ये एनोड के नीचे मड जमा हो गया, इसी को हम एनोड मड नाम से भी, इसको काफ़ी पॉपुलर है। क्वेश्चन आता है कि बताइए जो मड होता है वो कहाँ, किस इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होता है, तो एनोड के नीचे जमा होता है। ये हमारा जिस मेटल को निकालेंगे उसका सोल्यूशन होगा और एसिडिफाइड होगा, एसिड, थोड़ा सा एसिड भी होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक, ये आपका चार्ज आयन फ्लो कर सके, इसीलिए प्योर सोल्यूशन में नहीं होता है ऐसा। तो इसी के रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में ये हमारा होता है। देन आपका आता है इसके बाद जो है हमारा कुछ टर्म्स है, आइए उसे एक बार जल्दी देख लेते हैं, फिर ये वीडियो लंबी हो रही है। तो इसमें क्या, जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए एट एनोड में इम्प्योर कॉपर जमा हो जाएगा, कैथोड में क्या होगा, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है आपका, जो भी है, जो भी इसमें बताई गई है बात वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लें। इसी के साथ ये हमारा जो अकरेंस ऑफ मेटल वाला टॉपिक है
ये कंप्लीट होता है। और एक बात और, ये जो हमारा 2018 में क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो जो डायग्राम था आपका एनसीईआरटी में उसे आपको बना लेना है। इसी के साथ फिर ये आपका पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना है, और वीडियो आपको अगर प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।